सभी को सादर नमस्ते। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सनातन मार्ग पर। आज हम बात करेंगे कि जो भी लोग वात प्रकृति के होते हैं या फिर जो भी व्यक्ति वात प्रकृति का है उसे किस प्रकार की समस्याएं होती हैं और उसकी दिनचर्या किस प्रकार से हो कि वह इस प्रकृति को व्यवस्थित रख सके, इसको अनबैलेंस करने से बचा सके। जब ये अनबैलेंस होगी तो ही उसके अंदर रोग उत्पन्न होंगे, अन्यथा जब हम इसे सम में रखेंगे तो यह बिल्कुल ही निरोग प्रकृति हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वात प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनके अंदर किस किस प्रकार के लक्षण होते हैं। इसकी तो डिटेल वीडियो मैंने पहले बना दी है कि उसके शारीरिक और मानसिक लक्षण किस प्रकार के होते हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो एक बार संक्षिप्त में उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वात का जो गुण है वह है चंचल, शीत, लघु यानी कि चंचलता होती है उन व्यक्तियों में, शीत यानी कि ठंडक, शीतलता, लघु यानी कि हल्का, और उसका एक जो महत्वपूर्ण गुण है वह रुक्ष यानी कि खुरदुरा, रूखा, सूखा जिसे कहेंगे, सूखापन उसका एक गुण है। तो यह सारे ही गुण वात प्रकृति जो वात डोमिनेंसी होती है उसके अंदर मिलेगी। तो ऐसे ही इन व्यक्तियों की समस्याएं भी होती हैं। रूखेपन से होने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे बाल, रूखे सूखे बाल होना, सर्दियों में जैसे चमड़ियों पे ठंड के सिकुड़न के कारण फट जाती हैं चमड़ियाँ, गाल, होठ ये सब फट जाते हैं, ये रुक्षता के कारण होता है। तो ऐसे ही रूखापन होना, और भी मतलब नाखून कई देखे होंगे आपने जो सूख के झड़ जाते हैं, कई लोगों के धीरे धीरे टूट टूट के गिरने लगते हैं, तो वो रुक्षता की एक निशानी है, वह रूखेपन के कारण होता है। बाल भी जल्दी झड़ते हैं अगर बाल रूखे हो जाएंगे तो। ऐसे ही कई समस्याएं, चमड़ियों में जगह जगह खाज, खुजली, इस प्रकार की समस्या रूखेपन से होती है। स्निग्धता होगी तो वह सही रहेगा। स्निग्धता यानी चिकनापन, रूखा का जस्ट उल्टा। ऐसे ही शीत के कारण मंदाग्नि की समस्या है, जिसके अग्नि मंद हो, पाचन सही नहीं होगा। ठंड के कारण सर्दी, जुकाम इत्यादि की समस्या, और भी कई समस्याएं हैं ठंड के कारण। वैसे ही रुक्षता के कारण, वैसे ही ठंड के कारण, लघुता के कारण, लघुता यानी कि हल्कापन के कारण क्या होगा, शरीर में बल नहीं होगा, पतला दुबला सा शरीर होगा, कोई काम जल्दी भारी काम से हो नहीं पाएगा। शुरू में तो ठानेंगे करने की, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो यह लघुता के जो रोग हैं यानी कि सूखापन, दुबला पतला, ये है लघुता, इनके अंदर रहेगी, ये लघुता के गुण है। तो ऐसे ही इनके लक्षण होंगे यदि वात प्रकृति की डोमिनेंसी रहेगी। तो यदि हम वात को सम कर लें, बैलेंस कर लें तीनों ही प्रकृतियों में, उसको समान समान रूप से, तो यह आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी रोगों की। और जो वात प्रकृति है ना, सबसे ज्यादा रोग इस प्रकृति में होते हैं। महर्षि भागवत कहते हैं 80 प्रकार से भी अधिक रोग वात में है, 40 प्रकार से भी अधिक रोग पित्त में है, और 20 प्रकार से भी अधिक रोग कफ में है। यानी सबसे कम रोग होते हैं कफ वालों, क्योंकि सीधी सी बात है, चंचल शरीर रहेगा। अब मान लीजिए आपने कुछ खाया भी, खाना वाना हो गया, उसके बाद से चंचलता इतनी रहेगी, थोड़ा वो भी खा लिया, थोड़ा वो भी खा लिया, थोड़ा मीठा भी खा लिया, थोड़ा खट्टा भी खा लिया, रुकेंगे नहीं, फिर कुछ और भी निकाल के खा लिया, थोड़ा नमकीन, मिठाई। तो जब यह चंचलता के कारण तो आपने खा लिया, लेकिन वह फिर शरीर पर असर करेगा, वह रोग उत्पन्न करेगा, क्योंकि भोजन को करने के बाद उसे समय देना है पचने का, वह आपने दिया नहीं, नियम का पालन आपने किया नहीं, तो जिसके कारण रोग जल्दी पकड़ेंगे। और यह हुआ किस कारण, वात की चंचलता के कारण। ऐसे ही वात वाले अधिक बीमार पड़ते हैं, और वात वाले स्थिर नहीं होते, क्योंकि उनको जो प्रकृति ही मिली है कुछ इस प्रकार की। यदि आपके बच्चे हैं, यदि आप सोचते हैं कि कोई पढ़ता नहीं है, एक जगह टिक के बैठता नहीं है,
मतलब कि कितना भी कोशिश कर लो आप, वो मतलब स्थिर रह के कोई कार्य नहीं करता, तो यह उसकी गलती नहीं है। पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते। पेरेंट्स सोचते हैं कि ये इसी की कमी है, इसको मार के कूट के बिठा देते हैं, उसके अंदर भय पैदा कर देते हैं, लेकिन फिर भी वह पढ़ाई छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ में जो स्थिर बैठ के करने वाली चीज़ें हैं उसमें उसका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? वो उसकी गलती नहीं है, वो उसकी जो प्रकृति है उसके कारण ऐसा हो रहा है। यदि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो वो बालक सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। बस इतनी सी बात होती है। लेकिन आजकल के अभिभावकों के सिर पे ऐसा भूत सवार है कि वह घोट पीस के कुछ भी करके उसे अपनी मर्जी से उसको तैयार करना चाहते हैं। वह आपका बच्चा जरूर है, लेकिन आपके इतना भी अधीन नहीं कि उसकी इतनी स्वतंत्रता नहीं कि वो कुछ खुद कर सके। तो इस चीज़ की आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। कोई बच्चा चलिए ये तो वात का हुआ, कोई कफ का होगा, वो बिल्कुल स्थिर होगा, धीरे धीरे सब काम करता होगा, फुर्ती नहीं होगी उसमें, क्योंकि कफ का गुण है स्थिर। तो अब उसको कहीं अरे कहीं जाता ही नहीं है, कहीं खेलता कूदता ही नहीं है, कहीं दौड़ भाग करता नहीं है, दिन भर घर में ही रहता है, बैठा रहता है, तो यह उसकी गलती नहीं, वो जानबूझ के नहीं, वो उसकी प्रकृति उससे ऐसा करवा रही। इतनी सी चीज़ आप समझ जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नाकामयाब नहीं रहेगा, वह कामयाब होगा ही होगा। तो आइए ज़्यादा समय न व्यर्थ करते हुए हम बात करते हैं वात प्रकृति के जो भी रोग हैं वो किस प्रकार होते हैं, क्यों होते हैं, और इस प्रकृति को बैलेंस कैसे किया जाए। यह उनके लिए है जो वात डोमिनेंसी के हैं। अभी कोई क्रिटिकल रोग नहीं हुआ है उन्हें अभी वात के कारण। अभी शुरुआती स्टेज में, यानी बच्चे हैं, जवान हैं, वो कोई गहन समस्या से पीड़ित नहीं। उनके लिए है कि दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें। इनको बहुत गंभीर रोग हैं वात के कारण या किसी और प्रकृति के पित्त के कारण, तो वह उसका समाधान हम अलग बात करेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब हमें संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है, बहुत ही सजगता दिखानी पड़ती है। क्योंकि मैं यहाँ से कुछ कह दूँ और आप बिना सोचे समझे उसे पालन करने लगें, यह मैं भी नहीं चाहता। मैं जो भी कहूँगा तर्क तथ्य हैं, उसके प्रमाण हैं, हर चीज़ के खुद पे अपनाया हुआ है। जो भी, मैं कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है उससे मैं लोगों का सहयोग करता हूँ, और जितने भी मैंने लोगों का सहयोग किया है उनसे उस चीज़ का मैं रिव्यू लेता हूँ कि आपको ये चीज़ किस प्रकार से फ़ायदा करी, कितनी करी, तो ही मैं इस चीज़ को यहाँ प्रकट करता हूँ आपके सामने। तो चलिए हम बात करते हैं वात प्रकृति के बारे में। सबसे पहला जो गुण है वात का वो रुक्षता है। तो रुक्षता के कारण बहुत से रोग होते हैं, बता ही दिया, जैसे कि बाल मतलब कि रूखे बाल होना, जल्दी गिर जाएंगे, डैंड्रफ होना। एक तो ये डैंड्रफ की समस्या ऐसी है ना कि वात वालों की अगर जड़ पकड़ ली तो आप चाहे हेड एंड शोल्डर लगा लीजिए या क्लिनिक ऑल क्लियर, बाल क्लियर हो जाएंगे लेकिन डैंड्रफ क्लियर नहीं होगी। हाँ, ये आपकी नासमझता को देख के ये कंपनी आपसे लूट ले जाती हैं, आपकी अज्ञानता के कारण ये लूट ले जाती हैं। विटामिन सी, ई, बी, एग शेल, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, लेकिन असर कुछ भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? कमी आपको पता नहीं, समस्या का पता नहीं। तो बाल रूखे होना, नाखून झड़ना, इस प्रकार से चमड़ियों में खाज, खुजली, रूखेपन की समस्या है। तो रूखेपन को खत्म करने के लिए महर्षि भागवत कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र औषधि है स्निग्धता, यानी कि चिकनापन। तो चिकनापन किस चीज में है? वह है तेल। तेल कैसा? तेल जो गर्म हो, यानी कि वात का गुण शीतल है तो तेल गर्म होना चाहिए, उसके अपोजिट, उसको दबाने के लिए, वात को कम करने के लिए। गर्म हो, स्निग्ध हो, चिकना हो। तो इस प्रकार के जो सभी गुण देखे जाएं तो सबसे अच्छा तेल निकल के आता है तिल का तेल। तिल के बाद सरसों आता है। तो तिल का तेल वात वालों के लिए सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अब इसका प्रयोग
प्रयोग कैसे करना है? तिल का तेल सुबह आप स्नान से पहले उसका अभ्यंग, अभ्यंग का एक बहुत बड़ा रोल है आयुर्वेद में, खास करके वात वालों के लिए, है तो सभी के लिए। यदि किसी व्यक्ति का शरीर नहीं बन रहा, वात के कारण ही नहीं बनेगा, सीधी सी बात है, पतला दुबला है, उसके अंदर उसके मतलब कि वो चाहता है कि इतना सूखा है कि मतलब वो हिलता डुलता सा शरीर है, वो चाहता है कि कुछ मांस मेरे ऊपर आ जाए, कुछ अच्छा लगूं मैं, तो वह व्यक्ति अभ्यंग शुरू कर दे। अभ्यंग का अर्थ होता है मालिश। तेल मालिश शुरू कर दे, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, उसके शरीर में पृथ्वी गुण भर जाएगा, जिसके कारण से वात का शमन होगा और शरीर में मांसपेशियों का विकास होगा। यह अभ्यंग की खासियत है। तो वात वालों के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ तिल का तेल, और उससे अभ्यंग करें नहाने से पूर्व। जितना समय आप अभ्यंग को देंगे, मालिश को देंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। तेल से तो खेलना है वात वालों को, ये समझ लीजिए, तेल से खेलना है। कैसे? नहाने के लिए, सिर में मालिश करने के लिए, नाक में नस्य, नस्य जिसे कहते हैं आयुर्वेद में, सोने से पहले अवश्य लेना है। 2-2, 4-4 बूंद अपने नाक में, दोनों नाकों में तेल का अवश्य डालें। कान, कान जो वात का एक प्रमुख स्थान है, वात का प्रमुख स्थान है कान। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज होते थे वह कहीं बाहर निकलते थे या फिर कहीं वेग वाली चीज़ों से जाना होता था जिससे हवा लगे शरीर में, तो कान को पगड़ी से ढकते थे। पगड़ी की प्रथा हमारे अलग अलग प्रदेश में अलग अलग है, कुछ ऊपर से ऐसे उठी हुई पगड़ी, कुछ नॉर्मल। तो यह कान और सिर को मुख्य रूप से ढकने के लिए, और कान जो है वात का एक प्रमुख स्थान है और प्रबल स्थान है। सबसे पहले इफेक्ट करता है कान को वात। तो कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना, तेल से अभ्यंग करना, और तेल की भस्ती, भस्ती एक पंचकर्म है आयुर्वेद में, जो मल द्वार से, यानी कि आपके टॉयलेट के रास्ते से अलग अलग औषधीय गुण वाले तेल या स्निग्ध पदार्थ को प्रवेश कराया जाता है। बस्ती वात वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंचकर्म है। जो वात का व्यक्ति है वह बस्ती करता रहे तो निरंतर निरोगी ही रहेगा। बस्ती का एक सीजन होता है, बारिश वाला जो सीजन था ये, इसमें बस्ती मुख्य रूप से अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बस्ती जो ये बारिश का सीजन है इसमें वात बिगड़ जाता है, कुपित हो जाता है, और वात को बैलेंस करने के लिए तेल होता है, और तेल बस्ती के माध्यम से उसको पहुंचाया जाता है शरीर के अंदर, तो वह बहुत ही लाभ करता है। तो ये हो गया स्निग्धता के बारे में, यानी कि रुक्षता, यानी कि वात वालों को रुक्षता है तो हमें क्या करना है? स्निग्धता, चिकनापन उसमें घुसोड़ना है। जो चीज़ रूखी है, मान लीजिए कोई मशीन है पड़ी पड़े, उसमें से तेल सूख गया है, चलाने पे आवाज़ आ रही है, तो क्या करेंगे? तेल लगाया, मक्खन सी चलेगी। अगर तेल नहीं लगाएंगे फिर भी चलाएंगे तो वो घिस घिस के जल्दी खत्म हो जाएगी। तो सीधा सा ये विज्ञान है। वात वालों का नेचर सूखा है, सूखेपन के कारण जो रोग होते हैं उसे काटने के लिए हमें स्निग्धता चाहिए। दूसरा होता है शीतलता। शीतलता के कारण जो रोग होंगे उनको काटने के लिए क्या चाहिए? गर्मी। बस सीधी सी बात है, गर्मी। गर्मी का अर्थात क्या है कि जैसे मान लीजिए, हाँ, रुक्षता में एक चीज़ और, रूखापन और भी एक चीज़ से होता है, डायरेक्ट हवा से। जैसे मैंने बताया कि कान वान ढक के रखना चाहिए, और वैसे ही डायरेक्ट पंखे की हवा में, एसी की हवा में, या फिर कोई बाइक वगैरह चला रहे हैं तो फेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, डायरेक्ट हवा को अवॉइड करना चाहिए। जितनी आपको डायरेक्ट हवा लगेगी वात वालों को, उतना ही आपको नुकसान होगा। यानी कि एक शब्द है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा ये ब्रह्मांड है ना, वैसा ही ये पिंड भी है, वैसा ही शरीर भी। पंच महाभूत का ये शरीर भी है, उसी का ये ब्रह्मांड भी है। तो जैसा बाहर होता है वैसा शरीर में होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए बता दूं कि गर्मियों में जैसे बाहर सूर्य काफ़ी तपता है, वैसे ही अंदर पित्त भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हमें हर चीज़ पचता है अच्छे से, हर चीज़ शरीर को, मतलब कि गर्मियों में रोग इसीलिए कम होते हैं। सर्दियों में रोग क्यों ज़्यादा होते हैं?
चाहे कोई भी प्रकृति हो, क्योंकि सूर्य का ताप कम हो गया और अंदर पित्त भी बनना कम हो गया। बरसात में दर्द वगैरह क्यों होते हैं, जगह जगह पुराने दर्द उठ जाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि बाहर जिस प्रकार से हवा, बारिश, तूफान चल रहा है बरसात के सीजन में, शरीर में भी वैसे ही हवा बाहर चल रही है, तूफान की तरह घूम रही है, और हवा जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ दर्द होगा, इस बात को जानिए। तो इसी कारण से हमें डायरेक्ट हवा से प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। कभी भी पंखे की सीधी हवा में ना बैठें, कोई कोने में जाके बैठ जाएं, साइड में बैठ जाएं, एसी की सीधी हवा में ना बैठें, हट के बैठें, ठंडक से बचें और हवा से बचें। दूसरा गुण शीत बताया था, शीत के लिए गर्म, थोड़ा मोटा कपड़ा पहने, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आपको पता लग जाएगा ना कि इससे मुझे दिक्कत है हवा से, तो आप हल्का सा मोटा कपड़ा पहने, आपको कोई समस्या नहीं होगी, आराम मिलेगा। हल्का गर्म पानी पिए, हमेशा ही गर्म खाना खाएं, मतलब बासी खाना ना खाएं जो ठंडा हो जाए, वो आपके लिए लाभकर है, क्योंकि आपका गुण शीत है, उसको खत्म करके बैलेंस करके नॉर्मल पे लाना है तो गर्मी चाहिए। तो शीत का अपोजिट गर्म। और एक क्या है इसका गुण, लघु। वात का गुण है लघु। लघु का अर्थ है हल्का, यानी कि बॉडी हल्की होती है, बॉडी में ताकत नहीं होती, बॉडी में वेट नहीं होता, वजन नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो। वात अगर काफ़ी प्रबल होगा तो बॉडी लघु रहेगी, हल्का रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वात के कारण उसका गुण ही है हल्कापन। ज़्यादा हवा रहेगी तो हल्की रहेगी। किसी चीज़, कमरा है, कमरे में हवा है ही मान लो भरनी, तो क्या है, तो कमरा खाली है तो क्या उस खाली एरिया का क्या वजन होगा? कुछ नहीं, मतलब कि काफ़ी कम। वैसे ही उसमें कोई सामान भरा है तो फिर उस एरिया का वजन ज़्यादा होगा जहाँ जहाँ सामान है। तो वैसे ही शरीर में ज़्यादा हवा है तो शरीर में क्या वजन होगा? कुछ नहीं, हल्का। तो इसे ख़त्म करने के लिए हमें भारी चीज़ों का प्रयोग करना है। भारी में क्या, जैसे कि एक मैं बताऊँ आपको, उड़द की दाल, खिचड़ी, ये सब काफ़ी भारी मानी जाती है। उड़द दालों में सबसे प्रबल, जल्दी नहीं पचती। तो यह हल्केपन को ख़त्म करने के लिए भारीपन, जैसे केला, मीठा स्वाद जो है ना, मीठा स्वाद, वह भारी स्वाद, मतलब कि भारीपन होता है उसमें, कफ प्रकृति का होता है मीठा स्वाद, कफ को बढ़ाने वाला होता है और वात का समन करने वाला। देखिए स्वाद में मैं बता दूं, जो 6 स्वाद होते हैं उसमें से मीठा, खट्टा और नमक, यह वात का नाश करते हैं, इनके अंदर गर्मी होती है, यह वात नाशक है, यानी कि वात को खत्म करते हैं। इसीलिए याद रखिए, अगर मीठा पसंद करते हैं खाना तो कोई दिक्कत नहीं है, खाइए। नमक, नमकीन खाइए, खुल के खाइए, बिल्कुल अवॉइड मत करिए। और खट्टा खुल के खाइए, कोई दिक्कत नहीं है वात वालों के लिए, आपको अच्छा ही रखे। लेकिन याद रहे, चीनी नहीं, प्राकृतिक मीठा खाइए, केमिकल वाली चीनी नहीं, वाइट नमक नहीं, सेंधा नमक और इत्यादि ये सब खाइए। वाइट नमक किसी काम का नहीं होता, रोग पैदा करता है। और मैदा इत्यादि को ना ही खाइए, ये 3 चीज़ों को तो अवॉइड किया कीजिए। तो मैंने बताया कि जो भारीपन को पैदा करने के लिए, यानी हल्का जो है, शरीर बनाने के लिए आपको उड़द का प्रयोग करना चाहिए, मीठे स्वाद का प्रयोग करना चाहिए। मीठे में गुड़ काफ़ी अच्छा है वात वालों के लिए, नया गुड़ भारी होता है, वह बहुत ही अच्छा है। नमकीन और खट्टा स्वाद बिल्कुल ही बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये इसके लघुता के लिए हो गया। अब शीतलता के लिए भी हो गया, लघुता के लिए भी हो गया। और इसका एक गुण है चंचलता। चंचलता में क्या है, कि आपका शरीर जब चंचल रहेगा तो आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। कैसे? आप पढ़ने बैठे हैं, दिमाग लगेगा नहीं, चंचलता रही, कूद के गए बाहर, इधर उधर देखने लगे, फिर वापस आए, 2 मिनट बैठे, या कोई भी काम कर रहे हैं, चंचलता रहेगी तो वह कार्य नहीं होता। वात वालों में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वह चंचल बहुत होते हैं। तो उस चंचलता को समाप्त करने के लिए स्थिरता चाहिए। स्थिरता, बिल्कुल। स्थिरता कैसे आएगी? स्थिर चीज़ें लेनी पड़ेगी आपको,
स्थिर में क्या, स्थिरता में जो कंद होते हैं ना, कंद काफी स्थिर होते हैं जमीन के नीचे, जैसे सतावर, अश्वगंधा, हल्दी। एक ये अपने जिमीकंद फलों में आता है, सूरन जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग करिए, ये आपको स्थिर करेंगे। और जैसे हमारे आयुर्वेद में चंचलता को खत्म करने के लिए कई आसव और आरिष्ट हैं, जैसे दशमलारिष्ट, बल के लिए बलारिष्ट, और अपने द्रक्षासव, यह काफी कारगर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेडिटेशन। चंचलता यदि आपको समाप्त करनी है, मैंने अपने कई साथियों में पाया है जिनको मैंने इन सब चीज़ों से निकाला है, तो उनको क्या होता था कि आंख बंद करते ही मतलब कि घबराहट, मन बेचैन होना, आंख अधिक देर तक ना बंद कर पाना, ये बात वालों के साथ होता है। इस समस्या से वो भी प्रसिद्ध थे, लेकिन धीरे धीरे आदत करते करते, इन सब चीज़ों का नियम का पालन करते करते वात वालों ने मतलब ध्यान लगाया, क्योंकि वात बैलेंस हो गया। और जितना आप मेडिटेशन, यानी चंचलता क्या है, कूद फान, और उसको स्थिर करना है तो स्थिर खुद को करना पड़ेगा, तो उसका अपोजिट करना है आपको, यानी कि मेडिटेशन, आसन में शवासन इत्यादि, जिसमें आप शांत रहें, खुद को स्थिर कर पाए, चंचलता के विपरीत। तो ये सब आसन वात वालों के लिए। और अधिक कूद फान, खेल कूद या अधिक परिश्रम अत्यधिक ना करें वात वाले, क्योंकि जितनी चंचलता होगी उतनी ही वात की अधिकता होगी। दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। आपके अंदर यदि वात नहीं है तो चंचलता लाइए, वात स्वतः ही प्रकट हो जाएगा, और वात है तो चंचलता भी स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। इसीलिए अत्यधिक परिश्रम, बेकार का परिश्रम और अनर्थ में अधिक परिश्रम ना करें, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। यदि आप कोई पहलवानी, कुश्ती या जिम, इन सब भारी परिश्रमों के शौकीन हैं तो अधिक ना करें, सामान्य ही करें, न्यून ही करें, वात वाले खास करके। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें, इन सभी चीज़ों के दिनचर्या को पालन करें। आप स्वतः ही देखेंगे आप पहले से काफ़ी बदल चुके होंगे, वात बिल्कुल बैलेंस होगा, ध्यान इधर उधर हटना भटकना बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, और आप बिल्कुल अच्छी स्थिति में आएंगे। तो अब हम आगे बात करेंगे बाकी प्रकृतियों की नेक्स्ट वीडियोस में। सभी की दिनचर्या आपको बताएंगे, स्वस्थ रहना सिखाएंगे। तो ऐसी स्वास्थ्य और लाभ भरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली अपडेट तुरंत आपके पास पहुँच जाए। आज के लिए इतना ही, सादर